वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास के अध्याय 8 किसान जमींदार और राज्य के अति लघुत्तरीय प्रश्न जो एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था को समझाइए अथवा मुगल कालीन जजमानी व्यवस्था को समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। इसका आंसर देखते हैं। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव के लोग उन्हें अलग अलग तरीकों से उनकी सेवा अदायगी करते थे। इस प्रथा को जजमानी प्रथा कहा जाता था। जिस प्रकार बढ़ई को उसके कार्य के बदले किसान गेहूं देता था, कुम्हार मटके दे देता था, इस प्रकार कुल मिलाकर वस्तु विनिमय जैसी प्रणाली हो गई थी, जिसे जजमानी व्यवस्था कहा जाता था। दूसरा क्वेश्चन है, खुदकास्त और पाहीकास्त किसे कहा जाता था? आंसर है, खुदकास्त यह वे किसान थे जो गांव में रहते थे और जिनकी स्वयं की जमीन थी। पाहीकास्त यह वे खेतीहर किसान थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। तीसरा क्वेश्चन है, जिन से कामिल में कौन कौन सी फसलें शामिल थी? आंसर है, कपास, गन्ना, नील, अफीम, तिलहन और दलहन जैसी फसलें जिनसे कामिल में शामिल थी। कुल मिलाकर नकदी फसलों को इसमें शामिल किया गया था, जो सर्वोत्तम किस्म की फसलें मानी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सराफ किन्हें कहा जाता था? आंसर है, मुद्रा की फेरबदल करने वाले को सराफ कहते थे। अगला क्वेश्चन है, अमील गुजार कौन होते थे? आंसर है, मुगल काल में राजस्व वसूली करने वाले को अमील गुजार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौसम के अनुसार मुख्यतः कौन कौन सी फसलें होती थी? मौसम के अनुसार मुख्यतः 2 फसलें होती थी। पहली है खरीफ फसल, जिसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता था, जैसे चावल और कपास। दूसरा है रबी फसल, जिसे बसंत ऋतु में उगाया जाता था, जैसे गेहूं और सरसों। ये 2 मौसम के अनुसार फसलें थी, खरीफ और रबी की, जैसी आज भी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय के 3 घटक कौन से थे? आंसर है, पहला घटक था खेतीहर किसान, दूसरा पंचायत और तीसरा था गांव का मुखिया। अगला क्वेश्चन है, जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के क्या कारण थे? आंसर है, जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के कारण पहला कारण उनकी उच्च जाति थी। दूसरा कारण राज्य को जमींदारों द्वारा दी जाने वाली कुछ खास किस्म की सेवाएं, जैसे कर वसूली तथा सैनिक सहायता, जिससे उनका कद बढ़ा हुआ रहता था। अगला क्वेश्चन है, अमीन का मुख्य कार्य समझाइए। आंसर है, अमीन का कार्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राज के नियम कानूनों का पालन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, दस्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से कार्य आते थे? आंसर है, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, सुनार, कपड़े की रंगाई करने वाले आदि दस्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। अगला क्वेश्चन है, आईन अकबरी के अतिरिक्त अन्य स्रोत मुगल कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में कैसे मदद करते हैं? आंसर है, आईन अकबरी के अतिरिक्त 17वीं और 16वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेजों से सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी मिलती है, तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी है जो पूर्वी भारत में किसान, जमींदार और राज्य के बीच के झगड़ों की जानकारी देते हैं। ठीक है, आईन अकबरी के अतिरिक्त ये दोनों स्रोत हमें इतिहास जानने में जानकारी प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुकद्दम या मंडल का क्या कार्य होता था? मुकद्दम या मंडल होते थे मुखिया गांव के, पंचायत के मुखिया जिनको कहा जाता था। आंसर देखते हैं उनके कार्य कि मुकद्दम या मंडल के निम्न कार्य हैं। पहला है, गांव की आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था। मीन्स गांव का मैनेजमेंट करना आर्थिक रूप से। दूसरा है, गांव के लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया के कार्यों में से एक था। आचरण कैसा? जैसे कोई किसी समाज का व्यक्ति दूसरे समाज से मिल तो नहीं रहा है, या फिर और कुछ समस्याएं जातिगत होती थी,
इसलिए उनको आचरण को नियंत्रित करने का कार्य मुखिया का होता था। अगला क्वेश्चन है, जाति पंचायतें समाज पर किस प्रकार नियंत्रण रखती थी? आंसर है, जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी मामलों मीन्स जमीन से जुड़े मामलों के झगड़ों का निपटारा करती थी। दूसरा देखते हैं, जाति पंचायतें यह तय करती थी कि शादियां जातिगत मापदंडों के मुताबिक हो रही है या नहीं। मीन्स एक जाति के व्यक्ति दूसरी जाति में शादी तो नहीं कर रहे हैं। तीसरा है, जाति पंचायतें यह भी तय करती थी कि गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी, कर्मकांडी वर्चस्व किस क्रम में होगा, ये भी पंचायतें निर्धारित करती थी। इसमें हमने 3 पॉइंट देखे, जिसमें से आप कोई भी 2 लिखेंगे तो आपका आंसर पूरा माना जाएगा, क्योंकि ये 2 अंक में पूछा जाता है। ठीक है, इसके पहले आप लिख लीजिएगा, समाज पर निम्न प्रकार नियंत्रण रखती थी, या इस प्रकार से नियंत्रण जाति पंचायतें रखती थी समाज पर। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में आए विदेशियों ने भारत के गांवों को छोटा गणराज्य क्यों कहा? आंसर है, विदेशियों ने भारत के गांवों को छोटा गणराज्य कहा क्योंकि यहाँ गांव के लोग अपनी आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन एवं अपने आंतरिक प्रशासन के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते थे। जैसा कि गणराज्य में होता है कि वे क्या होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, खुद निर्णय करते हैं और खुद उसका कार्यान्वयन करते हैं। वैसे ही छोटे गांवों को विदेशियों ने उस समय संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, 16वीं और 17वीं सदी में राज्य द्वारा जंगलों में घुसपैठ के कोई 2 कारणों को लिखिए। ठीक है, तो पहला कारण है इसमें राज्य को सेना के लिए हाथियों की आवश्यकता होने पर। दूसरा है बादशाह द्वारा शिकार अभियान पर जाने पर। ये 2 ही कारण थे जिसके कारण राज्य जंगल में हस्तक्षेप करता था। इसके अलावा वहां पर हस्तक्षेप नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, आईन अकबरी के अनुसार कृषि भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? आंसर है, भूमि की उत्पादकता के आधार पर। आईन अकबरी में क्या था, जो 4 प्रकार की भूमि बांटी थी, वो बांटी थी भूमि की उत्पादकता के आधार पर। उत्पादकता जो पोलज की होती थी सर्वाधिक होती थी, दूसरे पर परौती की होती थी, तीसरे पर चंचर, है ना, ये रहे चंचर और बंजर, ये 4 प्रकार की भूमि होती थी उत्पादकता के आधार पर। पोलज में प्रतिवर्ष कृषि की जाती थी, परौती में 1-2 वर्ष छोड़कर, ऐसे ही 3-4 वर्ष छोड़कर चंचर में, और बंजर पर कृषि नहीं की जाती, या फिर की जाती थी तो 6-7 साल छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में लगान वसूली के कौन कौन से तरीके प्रचलन में थे? आंसर है, मुगल काल में लगान वसूली के 4 तरीके प्रचलन में थे। पहला था कणकूत, दूसरा बटाई, तीसरा खेत बटाई और चौथा लांग बटाई। इसको लंक बटाई भी कहा जाता है, लंक बटाई। ठीक है, ये 4 ही प्रकार क्या थे, फसल को बांटने के थे। कणकूत में प्रारंभ में ही बांट दिया जाता था, खेत बटाई में बीज बोने के बाद प्रारंभ में खेत को ही बांट लिया जाता था, लंक बटाई में जो फसल थी उसमें से भूसा निकालने के बाद जो अनाज बचता था उसको बांटा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में किसानों द्वारा उपयोग की गई 2 सिंचाई तकनीकों के बारे में लिखिए। पहला है लोहे की फाल लगे लकड़ी के हल का प्रयोग। ठीक है, ये मुगल काल के दौरान ही शुरू हुआ। दूसरा, सिंचाई में रहट का उपयोग। इसके पहले रहट का उपयोग नहीं किया जाता था, रहट का उपयोग करने से सिंचाई करना पहले की अपेक्षा आसान हो गया। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका को 2 वाक्यों में लिखिए। आंसर है, मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाएं खेतों में बुआई, निराई, कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का कार्य करती थी। दूसरा वाक्य है, किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ता के घरों पर भी जाती थी और बाजार में भी। ठीक है, इस प्रकार
2 वाक्य में लिख देंगे आप कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति। पहले में वो कृषि के कार्य करती थी, दूसरे में कृषि के साथ साथ नियोक्ताओं के पास भी जाती थी या बाजार में भी अपनी फसल बेचने के लिए चली जाती थी। इसमें आपको 2 ही लिखने हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा लिखा है, आप अच्छा लगे तो लिख सकते हैं। तीसरा है महिलाएं सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी को साफ करने और गूंथने, कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन में भी हाथ बटाती थी। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत किस प्रकार ग्रामीण परिवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, समझाइए। तो ग्राम पंचायतों की ग्रामीण परिवेश में भूमिका, पहले पॉइंट में उसकी भूमिका देखते थे। पंचायतों को जुर्माना लगाने, समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। दूसरा है, पंचायत का एक मुख्य काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहे। ये आपका हो गया 2 पॉइंट में, लेकिन एक एक्स्ट्रा, पंचायतें प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए और सामुदायिक कार्यों जैसे मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाने, नहर खोदने आदि कार्यों के लिए भी जिम्मेदार होती थी। ठीक है, ये काम होते थे पंचायतों के, जिससे वो ग्राम स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और व्यक्तियों का या ग्रामीण वासियों का नियंत्रण करती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।